हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं, उनको सॉल्व करने की आपको सबसे पहले खुद कोशिश करनी है। पहले आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जहां भी आपको डाउट रहेगा उसके एक शॉर्ट नोट जो है वो आप बना लेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है और उसका ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ये है आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। ऐसे ही हम जो है सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस in the sequence in which they were introduced starting from the earliest to latest। देखो, पब्लिक इकोनॉमिक्स की एक तो आप मैराथन देखेंगे और मैराथन के बाद ये पीवाईक्यू जो मैं अभी करवा रही हूँ प्लस क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप करेंगे। डेफिनेटली पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपके पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, बट ये चीज आपको ध्यान से करनी है क्या, एक आप मैराथन देखेंगे प्लस आप जो है क्वेश्चन देखेंगे, ये दोनों काम आपको करने हैं। तो इन टैक्सेस को आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। आपके पास ऑप्शन है कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और एंजल टैक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे लेटेस्ट हमारा कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एंजल टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अभी इंट्रोड्यूस हुए थे, बाकी सब पुराने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से। ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका ईयर 2013 में। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2004 में। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में ये विड्रॉ भी हो गया था। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1966 और 1996 और 97 के अराउंड। और एंजल टैक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 के अप्रॉक्स। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है। अगर आपको ये ईयर्स नहीं पता है तो इन्हें नोट डाउन कर लेना, डेफिनेटली आपके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस हिसाब से आपका क्या आना चाहिए था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका आएगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसके बाद आएगा आपका बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, फिर आएगा आपका एंजल टैक्स और फिर आएगा आपका कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अरेंज करना है। ऑल्दो इसमें आंसर जो है वो मेंशन है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज नहीं देखनी है। आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो क्या देखनी है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से किसको कितनी जो है वो मिली हुई है, टैक्स डिवोल्यूशन इसका क्या है, उसका आपको डिवाइड डिवीजन किसका है। सबसे पहले तो हम बात करें 15 फाइनेंस कमीशन की, तो उसकी रिकमेंडेशन है कि स्टेट को रिसीव होगा 41% डिविजिबल पूल सेंट्रल टैक्सेस का। और ये कब से कब तक है, 2021 से लेके 2026 तक ये है। ठीक है, पहले 42% के अप्रोक्स था, अब ये 41% के अप्रोक्स है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी देखने वाली ये है कि आपका जो रिवेन्यू शेयरिंग है वो क्या है, 14th का 15th का, दोनों का आपको रिवेन्यू शेयरिंग जो है वो याद रखना है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। इनकम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इनकम डिस्टेंस आपका 14th में था 50%, यहाँ पे मैं 14th का लिखूंगी फिर 15th का। और अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इनकम डिस्टेंस है हमारा 45% इसके बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम एरिया की बात करें तो वो पहले भी 15% था और वो आज भी 15% है। अगर कंपैरिजन से याद रखोगे तो याद रहेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो वो अभी कितना है, 12.5% है। फॉरेस्ट इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो पहले वो 7.5% था, अब वो 10% है। और अगर हम टैक्स एफर्ट की बात करें तो वो टैक्स एफर्ट पहले नहीं था और अब टैक्स एफर्ट आपका है 2.5%। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। पहले पॉपुलेशन का था आपका 27.5%। ओके, नाउ क्योंकि पॉपुलेशन का पहले दो लेते थे ना हम, पॉपुलेशन एक 1971 के हिसाब से और एक 2011 के हिसाब से, तो टोटल मिला के 27.5% था। क्योंकि 1971 में आपका था 17.5 और 2011 में आपका था 10%। ठीक है, तो टोटल था पॉपुलेशन का 27.5। तो अगर हम बात करें
14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। तो उसमें आपका इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे पॉपुलेशन आपकी 1971 की और 2011 की, आपका एरिया, आपका फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ये था। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अलग से नहीं था। लेकिन अब अगर हम बात करें, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से वेटेज क्या है, तो आपके इनकम डिस्टेंस के वेटेज पे है, आपकी पॉपुलेशन सिर्फ एक है, वो भी 2011 की, उसके बाद एरिया, पॉपुलेशन और एरिया दोनों आपका कितना है 15%, ये ध्यान रखेंगे। इनकम कितनी है 45%। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट कवर नहीं, अब इस बार अब आपका लिया जाता है फॉरेस्ट इकोलॉजी ली जाती है, और फॉरेस्ट इकोलॉजी में आपका आ जाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, उसके लिए है आपका 12.5%, और फिर लास्ट है आपका टैक्स एफर्ट, जिसके बेसिस पे है आपका 2.5। ये पूरी चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो दो मेजर डिफरेंस है 14 और 15 में, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है। तो आपको इतनी ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने सही से क्लियर होना कि क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए। अब 15 फाइनेंस कमीशन सबने पढ़ लिया, ये नॉर्मल सी चीज है, उसको रट लिया कि क्रोनोलॉजी में, लेकिन बट आपने वेटेज याद नहीं करी, क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेटेज से भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। फिर कंपैरिजन 14th और 15th में क्या था, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, वर्टिकल इक्वालिटी इन टैक्सेशन रिक्वायर्स। वर्टिकल इक्वालिटी इन टैक्सेशन रिक्वायर्स क्या है, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद आंसर करेंगे कि क्या है। दोनों में आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड इक्वली। हर एक जैसे मान लो किसी की 5 लाख है और किसी की 5,000 है, लेकिन टैक्स दोनों पे सेम लगना चाहिए, ये कह रहा है। पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड डिफरेंटली। पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड प्रोपोर्शनेटली, या फिर नो टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इनकम। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि टैक्स ही मत लगाओ। तो वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या है, जिनकी ज्यादा एबिलिटी है, मतलब जो 5 लाख वाले स्लैब में आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, जो कम स्लैब में आ रहा है उसके ऊपर कम स्लैब लगाओ। तो those who have higher or greater ability to pay tax means they are in the higher group, they should pay more tax obviously. So ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वर्टिकल इक्विटी किसको सपोर्ट करता है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ये आपको ये सपोर्ट करता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपका क्या कहता है कि रिच पीपल पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, पुअर पीपल पे कम टैक्स लगाना चाहिए। और वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहता है कि जिनकी सेम एबिलिटी है, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ना, सेम एबिलिटी जिनकी है, दे शुड पे और दे शुड टैक्स्ड इक्वली, जिनकी सेम एबिलिटी उनके ऊपर इक्वल टैक्स। तो इसके हिसाब से क्या है, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड डिफरेंटली, डिफरेंटली ही उन्हें टैक्स देना चाहिए, टैक्स उन पे लगाना चाहिए। ओके, क्लियर है, दोनों चीजें आपको क्लियर है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी मींस जिनकी हायर एबिलिटी है उनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव। जबकि आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या कहता है, जो सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन में आते हैं, जो सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशंस में आते हैं, उनको सिमिलर अमाउंट ऑफ जो है टैक्स पे करना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या जो है प्रेफर करता है, क्या बताता है, इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली। ये स्टेटमेंट आ सकती है, देखो, इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी से। ओके, नाउ और वर्टिकल इक्विटी की क्या स्टेटमेंट आ सकती है, चलो ये भी बता देती हूँ कि वर्टिकल इक्विटी के लिए क्या स्टेटमेंट आ सकती है। मतलब आगे वर्टिकल इक्विटी के लिए स्टेटमेंट बोली जाती है, ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली, ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली, क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, मतलब ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, एक ही बात है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे, वैसे बताएंगे। एडवांटेज क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स के आपके पास क्या क्या एडवांटेज है। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू इवेड, चोरी करना मुश्किल है। इट इज इलास्टिक इन नेचर, इट इज कन्वीनियंट टू पे, और इट इज बे ऑन द एबिलिटी टू पे ऑफ द टैक्स पेयर।
तो देखो ये चीज इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स एबिलिटी को देख के नहीं, वो तो इनकम टैक्स आपकी एबिलिटी को देख के आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल ही हटा दो। इट इज डिफिकल्ट टू इवेड, यस, क्योंकि कलेक्शन जो होती है वो होती है एट द पॉइंट ऑफ सेल। अगर हम जीएसटी की बात करें तो एट द पॉइंट ऑफ सेल जो है आपके टैक्स कलेक्ट हो जाता है, मतलब आपकी डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड ये है ही नहीं। तो टैक्स इवेजन यहाँ पे टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या कहता है, इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जहां पे आपकी इनकम ज्यादा वहां पे आपकी कंजम्पशन ज्यादा, तो कंजम्पशन ज्यादा होगी तो टैक्स रिवेन्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कंजम्पशन कम होगी तो टैक्स रिवेन्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो इलास्टिक होता है नेचर का। कन्वीनियंट टू पे है, बिकॉज कंज्यूमर इतनी स्मॉल अमाउंट पे कर रहा है परचेज के टाइम पे कि उसको नोटिस ही नहीं हो रहा। अब जैसे आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीद रहे हो ना, तो उसमें भी आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हो उस चीज को, तो बहुत आसान लगता है हमें वो पे करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपके क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको ये 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपकी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पब्लिक डेब्ट ट्रांसफर फंड फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, कर्टेल कम करती है। टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, टैक्सेशन कम करता है कंजम्पशन को। गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट बोरोइंग आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करती। तो देखो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहली अगर हम स्टेटमेंट की बात करें वो क्या कहती है, पब्लिक डेब्ट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। जब आपकी गवर्नमेंट बोरो करती है, जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो वो उसको फंड्स मिलते हैं। बोरो किससे करेगी, पब्लिक से, तो उसे फंड्स मिल जाएंगे पब्लिक से। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू वो बोरो करती है कि गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स बेचे, लोगों से पैसा लिया, बोरो किया। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफर हुआ फंड्स का, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, पब्लिक बोरोइंग आपकी कंजम्पशन को कम करती है। ये जरूरी थोड़ी ना है। एक बात बताओ, पब्लिक बोरोइंग कोई ऑटोमेटिकली आपकी कंजम्पशन को थोड़ी ना रिड्यूस कर सकता है। ये तो आप चाहोगे ना कि आपको ये बॉन्ड खरीद रहे हैं कि नहीं खरीदने, और ये बॉन्ड आप कहाँ से खरीदोगे अपने, ऐसा तो नहीं है कि खाना कम कर दोगे, नहीं खाना नहीं खाते हम तो बॉन्ड खरीदेंगे, नहीं, आप अपनी सेविंग्स में से उन बॉन्ड्स को परचेज करोगे ना। आपकी कंजम्पशन पे तो ज्यादा फर्क आएगा ही नहीं, तो फर्क आएगा ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हम रखते हैं। उसके बाद क्या है, टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन। ये बात तो बिल्कुल सही है। टैक्सेशन आपकी डिस्पोजेबल इनकम को क्या कर देता है, कम कर देता है। आप अपनी पर्सनल इनकम में से आप अपना टैक्स हटाओगे तो आपके पास क्या बचती है, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचती है ना। अब जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अगर आपने टैक्स यहाँ ज्यादा पे कर दिया तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या गिवन है, गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट बोरोइंग क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि बोरोइंग एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करती। जैसे अगर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा है तो आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करेगा, सब्सिडीज हैं वो आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करती है, लेकिन बोरोइंग इफेक्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम रॉन्ग स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक बोरोइंग हमारी कंजम्पशन को कम करता है, नहीं करता, क्योंकि हम अपनी पब्लिक बोरोइंग, हम जो बॉन्ड्स खरीदते हैं, हम जो सरकार को पैसा देंगे वो अपनी सेविंग्स में से देंगे, अपनी कंजम्पशन को कम करके नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, when with increase in income the percentage of income tax fall, उसे हम क्या कहते हैं, विद इंक्रीज इन इनकम, जब आपका इनकम टैक्स फॉल करता है। अब मुझे यहाँ पे मेरा मोटिव आपको ये बताना नहीं है कि इसका आंसर रिग्रेसिव टैक्स है, इसमें आपको ये सारे टैक्स पता होने चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, न्यूट्रल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स होते क्या है, ये मोटिव है यहाँ पे आंसर बताना, क्योंकि ये चीज सबको पता होगी कि इनकम के बढ़ने से आपकी परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ टैक्स फॉलो करेगा, तो वो रिग्रेसिव का पार्ट है। लेकिन क्यों है, कैसे है, तो देखो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां पे आपका टैक्स रेट आपका डिक्रीज हो एज टैक्स पेयर्स इनकम जब आपकी इंक्रीज होती है, टैक्स पेयर इनकम जब आपकी क्या हो, इंक्रीज हो, उससे पर टैक्स रेट कम हो। मतलब कि लोअर इनकम इंडिविजुअल्स जो होंगे, लोअर इनकम इंडिविजुअल्स जो आपके हैं इकोनॉमी में, वो हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम दे रहे हैं कंपेयर टू किसके,
कंपेयर टू किसके, जो हायर इनकम इंडिविजुअल के हैं। जैसे मान के चलो, जैसे आपका सेल्स टैक्स का एग्जांपल है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, इसका बर्डन ज्यादा पुअर पे पड़ता है, रिच पे नहीं। तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान में रखना कि जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, इनका ज्यादा बर्डन किसके ऊपर जाएगा, पुअर पे जाएगा। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स वो रेट है कि टैक्स रेट इंक्रीज होता है जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। इसका एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, इनकम टैक्स। जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल टैक्स आपके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टैक्स रेट आपका सेम रहने वाला है, टैक्स रेट रिमेन्स सेम, सेम रहेगा आपका, सेम लेवल ऑफ इनकम पे, सेम मतलब सारी लेवल ऑफ इनकम पे, फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम योर टैक्स रेट गोइंग टू रिमेन सेम। जैसे हमने एक फ्लैट टैक्स लगा दिया कि सबके ऊपर भाई इतना 10% फ्लैट टैक्स सबको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रल टैक्स, वैसे तो ये कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं टैक्स थ्योरी की अगर हम बात करें, बट इसका मतलब क्या है कि टैक्स पॉलिसीज जो आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को उनको कोई डिस्टॉर्शन नहीं करती, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करती। तो यहाँ पे न्यूट्रल टैक्स तो वैसे भी नहीं आएगा आंसर, और हमें आंसर बताना भी नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब समझना था, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following is true for the environmental Kuznets curve? Environmental Kuznets curves से रिलेटेड हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं कि as per capita GNP increases, pollution increases throughout। जैसे हमारी GNP per capita increase होगी तो हमारा pollution बढ़ेगा। as per capita GNP increases, pollution increase होगा up to a point, और उसके बाद क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। और as per capita GNP increases, pollution decreases throughout, और उसके बाद क्या दे रखा है, per capita GNP has no relation with the pollution, ये बोल रखा है। तो देखो एनवायरमेंट, एक सेकेंड, एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, ये कर्व आपका क्या कहता है, ये एक तरीके से हाइपोथेसिस है जो इन्वर्टेड यू शेप की बात करता है। मैं ये डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ये y एक्सिस, ये 0, ये x एक्सिस। y एक्सिस पे हम लेते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और x एक्सिस पे होगी हमारी पर कैपिटा इनकम होगी, ठीक है। और क्या कहता है ये कि आपका जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा जीएनपी आपकी इंक्रीज हो रही है, आपका पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट होगा जो बताएगा कि फिर बाद में आपका क्या है, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा एनवायरमेंट जो है वो वर्सन की सिचुएशन में जा रहा है, खराब हो रहा है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी एनवायरमेंट खराब होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो एनवायरमेंट हमारा क्या होने लग जाएगा, इंप्रूव होने लग जाएगा। वो एक पॉइंट के बाद हमारा एनवायरमेंट क्या होने लग जाएगा, इंप्रूव होने लग जाएगा। ये कहता है आपका क्या, एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इन्वर्टेड यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप का आपका होता है एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। ओके, तो इस हिसाब से क्या है, एज पर कैपिटा जीएनपी इंक्रीजेस, पॉल्यूशन इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो पॉल्यूशन उसके बाद आपका क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी इन द सीक्वेंस। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी मैंने आपको इसकी इमेज जो है वो टेलीग्राम पे शेयर की थी। बहुत एंड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कमेटी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो लकड़वाला कमेटी, डांडेडकर एंड रथ, और इवन मैंने ये आपको फैक्ट बेस सीरीज में याद करवा रखा है। फैक्ट बेस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देख के जाएंगे, 110% वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। लकड़वाला कमेटी, डांडेडकर, वीएमएन रथ, नीति आयोग, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। तो सबसे पहले हम बात करें लकड़वाला कमेटी की, तो ये है आपकी 1989। उसके बाद है आपकी डांडेडकर कमेटी, ये है 1971। डांडेडकर रथ तो सबसे पहले आएगी, ठीक है। और तेंदुलकर कमेटी 2005 और रंगराजन 2012। हालांकि इसको आपको वैसे ही याद करना है जैसे मैंने आपको निमोनिक से याद करवा रखा है, लेकिन फिर भी आपको ईयर पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि डायरेक्टली जो है नीति आयोग तो आप सबको पता ही है, सबसे लेटेस्ट है 2012 2015 सॉरी 2012 से 17 तक हमारा लास्ट प्लानिंग कमीशन था, 12th 5 ईयर प्लान था।
और 12th 5 ईयर प्लान के बाद बीच में ही हमने फिर नीति आयोग हमारा एस्टेब्लिश हो गया था। ओके, सो मैं क्या कह रही थी कि आपको याद तो आपको निमोनिक से ही करना है, लेकिन आपको ईयर भी पता होने चाहिए। किस लिए पता होने चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली नियम ईयर पूछ लिया जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी कि पढ़ा भी था और यहाँ गड़बड़ कर दी। तो थोड़ा बहुत ईयर दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैचअप में आ सकता है, क्या पता ईयर, तो कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। सबसे पहले आपकी है नानिटकर एंड रथ, फिर है आपकी लक्कड़वाला, फिर है आपकी तेंदुलकर, फिर है आपकी रंगराजन, और लास्ट में तो है नीति आयोग इन सब में, ठीक है? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म कमेटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर इन द एक्सेप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। टैक्स रिफॉर्म कमेटीज है, उनको अरेंज करना है। केलकर, प्रशस्ति शॉम, राजा चेलिया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और अरविंद सुब्रमण्यम आपकी कमेटी है। तो मैं आपको टोटल कमेटीज बता रही हूँ, ये कमेटीज आप नोट डाउन कर लेंगे सब, जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपकी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1925, ठीक है? उसके बाद आप नोट करेंगे कैल्डोर टैक्स रिफॉर्म, कैल्डोर टैक्स रिफॉर्म्स, जिसको हम कहेंगे इंडियन टैक्स रिफॉर्म भी हम कहते हैं, 1956। मैं आपके साथ जानबूझ के लिख रही हूँ, क्योंकि एक चीज तो ये होगी कि आप अपना टाइम लगाओ, उसको अभी लिखो, बाद की बात हो जाएगी, दोबारा वीडियो खोल के नहीं देखा जाएगा। अभी के अभी मैंने बताया था आपको ऑलरेडी 15 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि फैक्ट बेस्ड की आपकी अलग से नोटबुक होनी चाहिए, जहां पे आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे। अगर वो नोट डाउन नहीं कर रखा है, ऑल्दो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सबने इसको नोट डाउन कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो अभी नोट डाउन करो अपने पेज पे, और इसको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। कैल्डोर, फिर उसके बाद है आपकी वेंचो, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट बेस में भी करवाई है। वेंचो के बाद है आपकी 1970 है वेंचो। वेंचो के बाद है आपकी झा, LK झा कमेटी, जो आएगी कब? 1977। क्या दिक्कत है इसमें? LK झा के बाद है आपकी जो कमेटी है, उसके बाद है चेलिया 1991। उसके बाद है आपकी रेखी कमेटी, ठीक है, 1993। उसके बाद है आपके विजय केलकर, विजय केलकर कमेटी है आपकी 2002। विजय केलकर के बाद आप लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी, डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी, वो आपकी होगी 2010। उसके बाद है आपकी अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, जो है आपकी 2010। अच्छा, अरविंद सुब्रमण्यम से पहले आप लिखेंगे शॉम कमेटी, हाँ, प्रशस्ति एंड शॉम कमेटी 2012, और अरविंद सुब्रमण्यम है आपकी 2015, ठीक है? ये सीक्वेंस हम सबको याद होनी चाहिए, आप सबको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लो और फिर इसको अरेंज करोगे तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि सबसे पहले आएगी आपकी राजा चेलिया, फिर आएगी आपकी केलकर, फिर आएगी आपकी डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी, फिर आपकी शॉम, और फिर आपकी आएगी सुब्रमण्यम, ठीक है? क्लियर है? आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, और जिनको आता है उनका रिवाइज हो गया होगा, और जिनको आता है मैं कहूंगी वो भी एक बार अपने हाथों से ये दोबारा लिख लेंगे। एग्जाम में बिल्कुल भी कहीं से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक नंबर से JRF, एक एक नंबर मतलब एक एक क्वेश्चन से आपका JRF और नेट रह जाता है, और फिर वापस से 6 महीने उसी चीज को पढ़ना, मेरे हिसाब से जिंदगी में सबसे मुश्किल काम यही लगेगा कि आपको फिर दोबारा वही चीज दोबारा पढ़नी है, और फिर वेट करना है अगले बार, अगले जून का। तो वो वेट ना करना पड़े ना, तो अभी भी 6 दिन और है, 30 दिसंबर है ना आज, 6-7 दिन और है, सब कुछ भूल के स्टार्ट कर दो। अभी भी नहीं किया तो सारी मैराथन देखो, सारे ये PYQs जो है सॉल्व करो, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको सॉल्व कर दो। हालांकि ये यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं यहीं दिखा सकती थी, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप भी मेरे साथ लिखो और उसे जो है याद रखो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटर जनरेशन बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट? ठीक है, अभी मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स आपको करवा रही हूँ ना, तो आपका ये काम होना चाहिए कि मैराथन, मेरे हिसाब से आप लोगों ने वो मैराथन कंप्लीट लेनी है, कर ली होगी, और फिर ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि बिल्कुल आपकी तैयार है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही सब में आपको यही चीज करनी है कि मैराथन देखो फिर क्वेश्चंस देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटर जनरेशन बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट में हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट बोरोइंग कैन क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट विच विल रिड्यूस फ्यूचर आउटपुट एंड वेजेस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्यूचर जनरेशन, क्या दिक्कत है, मे हैव टू बियर द बर्डन ऑफ पेइंग ऑफ द बोरोइंग, फ्यूचर जनरेशन को भाई बर्डन फेस करना पड़ेगा इन बोरोइंग्स को पे ऑफ करने के लिए। एक्सटर्नल जनरेशन में हैव टू बियर द बर्डन ऑफ पेइंग ऑफ, इशूइंग बॉन्ड्स में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड थस मेक फ्यूचर जनरेशन वर्स ऑफ इनडायरेक्टली। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें ये बताना है कि इंटरजनरेशनल बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, और ये स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि गवर्नमेंट बोरोइंग क्राउड आउट कर देती है इन्वेस्टमेंट, जो रिड्यूस कर देता है फ्यूचर के आउटपुट और वेजेस। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल। जब गवर्नमेंट बोरो करती है और गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करेगी, गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बढ़ा देगी, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो होंगे मार्केट में वो क्या होंगे, राइज होंगे, जो डिस्करेज करेगा किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करेगा, जो फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर के वेजेस को क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी पे चले, फ्यूचर जनरेशन में हैव टू बियर द बर्डन ऑफ द बोरोइंग, बिल्कुल सही बात है। डेप्ट जो लिया है, ये बर्डन सरकार ने जो बोरो किया है पैसा, वो बर्डन का जो ऑब्लिगेशन है वो फ्यूचर जनरेशन पे आएगा, क्योंकि उनपे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, क्योंकि उनपे ही टैक्स लगा के उनसे जो पैसा कमाएंगे वही तो फ्यूचर जनरेशन को फिर इंटरेस्ट देंगे ना। जैसे मान लो कि आपके फादर ने बॉन्ड्स परचेज किए, अब बॉन्ड्स पे क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और ये इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे, जनरेशन पे टैक्स लगा के, तो जनरेशन पे बर्डन तो जाएगा ही, उनको ये बर्डन बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि इसकी रीपेमेंट की टाइम आ गया होगा, तो भी फ्यूचर जनरेशन पे टैक्स लग रहा होगा इसकी पेमेंट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्सटर्नल जनरेशन, एक्सटर्नल जनरेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। वहीं नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर डी पे चले, इशूइंग बॉन्ड्स में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड थस मेक फ्यूचर जनरेशन वर्स ऑफ इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की ही बात को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि जब बॉन्ड्स इशू होंगे तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे और फ्यूचर जनरेशन को वर्स ऑफ सिचुएशन में ले आएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन मैंने पूरी पब्लिक इकोनॉमिक्स करवा रखे A to Z, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो शायद मैंने मिस कर दिया होगा, और कर भी दिया होगा ना तो मुझे एक मैसेज कर दें, मैम ये वाला टॉपिक रह गया, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी। बट मेरे हिसाब से तो क्या, मैंने पूरी तरीके से जो भी जितनी भी मैराथन्स ली हैं उसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया ही है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा होगा। और देखो, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स के लिए कोई आपको गारंटी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आ सकता है उसके लिए तो तैयार रहो, जो पता है कि हाँ ये यूनिट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये दे रखे हैं हमें, ये आएंगे ही आएंगे, तो वहां के लिए तो वहां तक तो रेडी होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेस, डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेस में आपकी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स एक्सटेंट टू विच द रिडक्शन इन वेलफेयर एक्सीड द रेवेन्यू रेज्ड, डेड वेट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टैक्स रेट, dead weight loss is tax induced distorting of commodity taxation, dead weight loss of commodity taxation is inversely related to elasticity of demand, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स एक्सटेंट टू विच द रिडक्शन इन वेलफेयर, रिडक्शन जो हो रहा है वेलफेयर में वो एक्सीड करेगा द रिवेन्यू रेस, जो आपने रिवेन्यू उससे टैक्स लगा के जो रिवेन्यू रेज किया है, ठीक है। देखो, डेड वेट लॉस क्या मेजर करता है, डेड वेट लॉस मेजर करता है आपका एफिशिएंसी लॉस, डेड वेट लॉस क्या मेजर करता है, एफिशिएंसी लॉस। इसका मतलब ही क्या है, एक्सेस बर्डन, ये है ही एक्सेस बर्डन, लॉस जो हुआ है कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर सरप्लस को, वो लॉस एक्सीड कर जाता है आपके रिवेन्यू कलेक्टेड, जो लॉस हुआ है प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को
टैक्स लगा के, वो लॉस बहुत ज्यादा है किससे, जितना सरकार ने रेवेन्यू अर्न किया है उससे कहीं ज्यादा आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो आपका डेड वेट लॉस है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, डेड वेट लॉस प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ टैक्स रेट। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो डेड वेट लॉस इंक्रीज होता है विद स्क्वायर ऑफ टैक्स टी स्क्वायर। जितना टी स्क्वायर बढ़ेगा, जितना स्क्वायर ऑफ टैक्स रेट बढ़ेगा, उतना ही आपका डेड वेट लॉस क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर टैक्स रेट डबल हुआ तो डेड वेट लॉस 4 गुना हो जाएगा। डेड वेट लॉस टी स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 हुआ डेड वेट लॉस आपका, अगर आपका टैक्स रेट 2 गुना हुआ तो आपका डेड वेट लॉस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, डेड वेट लॉस इज अ टैक्स, मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका करवा रखा है। डेड वेट लॉस इज अ टैक्स इंड्यूस्ड डिस्टॉर्टिंग ऑफ कॉमोडिटी टैक्सेशन। बिल्कुल, डेड वेट लॉस अराइज क्यों होता है, मार्केट डिस्टोर्शंस की वजह से, क्योंकि लोग अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं टैक्स की वजह से। टैक्स लगेगा, उनका बिहेवियर चेंज होगा, वो जिस कॉमोडिटी पे टैक्स लग रहा है वो कॉमोडिटी क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, डेड वेट लॉस ऑफ कॉमोडिटी टैक्सेशन इनवर्सली रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, नहीं, डेड वेट लॉस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट याद रखना, डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड होगी उतना ही ज्यादा ग्रेटर डिस्टोर्शन होगा, उतना ही ज्यादा डेड वेट लॉस होगा। और जितनी हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक सप्लाई होगी, हमारा जीरो डेड वेट लॉस होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और सप्लाई के केस में हमारा जीरो डेड वेट लॉस जो है वो होगा। क्लियर है, ध्यान रखना, ये जो 2-3 चीजें मैं बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, वो चीजें ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से ही घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं और कहां से आते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका मैचअप का क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। रैट रेस प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ऑप्टिमल टैक्सेशन और लोकल पब्लिक गुड्स। आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका इफेक्ट जो है वो किसमें है, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, जम्प्स, रैट रेस प्रॉब्लम आपकी क्या है, एकरलॉफ, ऑप्टिमल टैक्सेशन आपका क्या है, डायमंड, और लोकल पब्लिक गुड्स क्या है, टाई अबाउट। ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखेंगे ये सारे मैचअप्स के क्वेश्चन जो हैं वो ध्यान रखे जाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोबारा पूछे जाएंगे और फिर गलत नहीं होने चाहिए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ फिशिंग इन ओशन। इस बार भी ये क्वेश्चन आया था, फिशिंग का केस है। फिशिंग का केस क्या कहता है आपका, फिशिंग का केस कहता है कि ये आपका नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप इसको एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये राइवल है कि अगर एक ने ज्यादा फिशिंग कर ली तो दूसरे के लिए फिशिंग जो है वो एरिया जो है वो कम, जो है फिश कम बचेंगी, सीधी सी बात है। तो ये एक्सक्लूडेबल तो नहीं है। हम यहाँ पे एक पब्लिक गुड है, यहाँ पे आके लोग फिशिंग कर रहे हैं, ये पॉन्ड है, यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, तो करेंगे, अब किसी को रोक तो सकते नहीं। इनकी प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन पूल रिसोर्स है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचअप का, कमेटीज दे रखी है और कमेटीज को आपको उनके साथ मैच करना है कि ये कमेटी किस पर्पस के लिए बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नरसिम्हन कमेटी, घोष कमेटी, पद्मानाभन कमेटी और सराफ कमेटी। सराफ कमेटी याद रखना किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नरसिम्हन कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है, आरबीआई शुड विड्रॉ 91 डेज ट्रेजरी बिल फ्रॉम द मार्केट। घोष कमेटी किससे रिलेटेड है, फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस से। पद्मानन कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है, स्टाइल ऑफ इंस्पेक्शन से। कमेटीज है, इनके आप याद रखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी, बैंकिंग, मिनिमम अल्टरनेस, एंजल टैक्स। ये क्वेश्चन मैंने सबसे स्टार्टिंग में करवाया था, ये आप बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, कोई नई बात तो है नहीं जो मैं बताऊंगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक गुड्स के रिगार्डिंग आपको बताना है, पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स का एग्जांपल सबको पता है, स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड का एग्जांपल है, ना ही तो वो एक्सक्लूडेबल है ना ही वो राइवल है, नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। आप स्ट्रीट लाइट यूज करो, मैं करूं, आपके लिए रोशनी कम तो नहीं हो जाएगी, ना मेरे लिए ज्यादा हो जाएगी ना कम हो जाएगी। तो ना ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है, तो नॉन एक्सक्लूसिव है।
हम किसी को नहीं एक्सक्लूड कर सकते। नेशनल डिफेंस आपका पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है। राइवल नहीं है। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड बेनिफिट टू पीपल एट नॉन जीरो मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपकी। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है बेनिफिट जीरो मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, इस वजह से ही तो ये गुड्स सरकार प्रोवाइड कर रही है। अगर इसमें कुछ फायदा होता तो प्राइवेट ही प्रोवाइड कर देती, उनको कुछ पैसे मिल रहे होते तो नहीं। तो पब्लिक गुड्स क्रिएट इनएफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ये बात भी बिल्कुल गलत है। पब्लिक गुड्स कोई इनएफिशिएंसी क्रिएट नहीं करते, ये अंडर प्रोवाइडेड हैं, ये प्रोवाइड ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो ये अंडर प्रोवाइडेड है मार्केट में। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स कौन सी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। अब सरकार ये कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई पैसे देगा? नहीं देगा। फ्री राइडर प्रॉब्लम है, लोग आना तो चाहते हैं, फ्री में राइड करना चाहते हैं, तो कंजम्पशन इससे एफिशिएंट होती है, ना कि ये इनएफिशिएंसी को क्रिएट करते हैं। ओके, नॉन राइवल है ना ये, तो इससे एफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर ई भी गलत है आपका, डी भी गलत है, सी भी गलत है, सिर्फ ए और बी ही आपके ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवीजन है ये आपका, और इसको रिवीजन की तरह ही लेंगे और अपनी मैराथन्स को कंप्लीट करेंगे, और अपना जितना भी बचा कुचा जो भी है, जितना भी आपने पढ़ लिया, बस उसे रिवाइज करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नया नहीं करेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एफआरबीएम एक्ट, सेकंड 5 ईयर प्लान, सिडबी, एक्सिम और एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ही है, पता नहीं क्यों ये अलग अलग दिया गया था। तो देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आपका आया है 1982, सिडबी है आपका 1990, एफआरबीएम एक्ट है आपका 2003, और सेकंड 5 ईयर प्लान था आपका 1956 से लेके 61 तक। अब इसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आंसर करना नहीं, आंसर ये नहीं कि आके ऑप्शन पे टिक लगा दिया, आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में आया है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज यहां से सीख के जानी है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are true in case of रामसे रूल ऑफ एफिशिएंट टैक्सेशन? रामसे रूल जो है एफिशिएंट टैक्सेशन का, उससे रिलेटेड कौन से आपका जो पॉइंट्स हैं वो सही है? ऑप्शन सही है। टैक्स रेट शुड बी हायर ऑन द गुड दैट हैज लोअर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो ज्यादा लगना चाहिए। क्यों? देखो, मान के चलो कि ये कोई ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उसकी इलास्टिसिटी क्या है? इसकी इलास्टिसिटी क्या है? कम है। इलास्टिसिटी कम होने का मतलब कि प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगर प्राइस बढ़ गया, टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ भी गया, तो उसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो बिल्कुल ऐसे गुड्स पे टैक्स लगाया जाएगा जिनका पता है कि इसकी इलास्टिसिटी कम है। ऑप्शन ए सही है। इफ द डिमांड इलास्टिसिटी इन द मार्केट इज जीरो, डिमांड इलास्टिसिटी जीरो है, तो टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ओनली इन दैट मार्केट। नहीं, डिमांड इलास्टिसिटी जीरो का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो है ना, कि प्राइस कितने भी हो जाए उसकी डिमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी। जबकि इन इलास्टिक गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट लगता है। ठीक है, इन इलास्टिक गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। सो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी फॉल्स क्लेम है। ये कहता है कि अगर डिमांड इलास्टिसिटी जीरो है तो टैक्स आपका इनफाइनाइट होना चाहिए रामसे रूल के अकॉर्डिंग। उस मार्केट में आप टैक्स इनफाइनाइट लगाओ, क्योंकि उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, कितना भी प्राइस हो जाए। तो आप क्या होगा इसका आंसर? टैक्स शुड बी इनफाइनाइट, टैक्स इनफाइनाइट लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू रामसे रूल, नॉट जस्ट इम्पोज्ड ओनली इन दैट मार्केट, सिर्फ उस मार्केट में नहीं। तो ऑप्शन बी गलत है। रामसे रूल अप्लाइज टू टैक्सेशन ऑफ गुड्स बट नॉट टू टैक्सेशन ऑफ इनकम। बिल्कुल, ओरिजिनल जो आपका रामसे का फ्रेमवर्क था वो कंसर्न था किससे? वो कंसर्न था आपका कॉमोडिटी टैक्सेशन से, ठीक है, ना कि इनकम टैक्स से। ऑल्दो अगर हम बात करें बाद में मिडल ईस्ट का मॉडल आया था, उन्होंने एक्सटेंड किया था इस आइडिया को इनकम टैक्सेशन से रिलेटेड। तो क्लासिकल जो अगर हम बात करें पुराने रामसे रूल की, तो वो लिमिटेड था गुड्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी भी सही है। रामसे रूल मिनिमाइज द एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेशन अक्रॉस द मार्केट। बिल्कुल, यही तो मेन पर्पस था रामसे रूल का, कि मिनिमाइज करना है एफिशिएंसी लॉस वाइल रेजिंग द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को रेज करते करते आपको मिनिमाइज करना है क्या? एफिशिएंसी लॉस। ये स्टेटमेंट ध्यान से रखना,
मिनिमाइज करना है क्या, एफिशिएंसी लॉस। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ई, रामसे रूल डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन सोशल जस्टिस। बिल्कुल, रामसे रूल किसके बारे में है, रामसे रूल आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में है। रामसे रूल किस चीज के बारे में है, रामसे रूल आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेटेड है, ना कि इक्विटी से रिलेटेड है। इक्विटी से रिलेटेड नहीं है रामसे रूल, रामसे रूल इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, रिग्रेसिव आउटकम हो सकते हैं, टैक्सिंग बेसिक नेसेसिटीज ज्यादा, तो कंफ्लिक्ट हो सकता है आपकी फेयरनेस और सोशल जस्टिस में कि आपने बेसिक नेसेसिटी पे ही ज्यादा टैक्स लगा दिया, क्योंकि आपको पता है इसकी इलास्टिसिटी तो चेंज होने ही नहीं वाली, ये बेसिक चीज है, लोग इसको खरीदेंगे ही, खाएंगे ही। तो रामसे रूल कंफ्लिक्ट अराइज कर देगा फेयरनेस और सोशल जस्टिस के साथ। तो रामसे रूल डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन सोशल जस्टिस, जरूरी नहीं है सोशल जस्टिस हो, क्योंकि ये कहता है कि इलास्टिसिटी जहां आपको लग रहा है कि कम इलास्टिसिटी है वहां आप ज्यादा टैक्स लगाओ, तो फिर सोशल जस्टिस कैसे होगा, नहीं होगा। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करता है, इक्विटी की बात नहीं करता। डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन सोशल जस्टिस। तो ट्रू क्या है, ए, सी, डी और ई, ये ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेज प्राइस एंड लोअर्स क्वांटिटी, टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी कम होगी। रिजल्टिंग प्राइस इंक्रीज ऑफ टैक्स राइज विल बी डैम्पन्ड इफ द टैक्स इज इम्पोज्ड इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। जो रिजल्टिंग प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि टैक्स बढ़ा है तो वो डैम्पन कर देगा अगर टैक्स इंपोज कर दिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। उसके बाद क्या है, वन वुड बी इन बेटर पोजिशन टू अवॉइड द टैक्स एंड लीव द सेलर विद लार्जर पार्ट इफ डिमांड इज इनइलास्टिक while supply is elastic. A unit tax entered through a parallel upward shift in the supply schedule. ठीक है, नाउ ये डिमांड का होगा, ये हाँ अपवर्ड, यस। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन आपका क्या है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेजेस प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। टैक्स मतलब मान के चलो कि आपका यूनिट टैक्स इंक्रीज हो गया, तो जैसे ही आपका टैक्स बढ़ा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो आपका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा, और क्वांटिटी क्या होगी, कम। प्राइस ज्यादा होगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्या है, रिजल्टिंग प्राइस इंक्रीज ऑफ टैक्स विल डैम्पन्ड इफ द टैक्स इज इम्पोज्ड इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। देखो, मोनोपोली मार्केट में फर्म ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर रखा है अपना आउटपुट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने अपना आउटपुट जो है पहले से ही रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। देयरफॉर अगर एडिशनल टैक्स लगा तो वो प्राइस को राइज नहीं करेगा। जितना तेजी से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस राइज होगा, मोनोपोली मार्केट में प्राइस राइज नहीं होगा। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो एडजस्ट करेंगे अपनी क्वांटिटी को कम करके। तो रिजल्टिंग प्राइस इंक्रीज ऑफ टैक्स राइज विल बी डैम्पन्ड इफ टैक्स इज इम्पोज्ड इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस तेजी से बढ़ेगा। जैसे ही हमने एडिशनल टैक्स लगाया तो वो जरूरी नहीं है, जितना परफेक्ट कंपटीशन में बढ़ रहा है प्राइस उतना ही मोनोपोलिस्ट में भी बढ़ेगा। मोनोपोलिस्ट को अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वन वुड बी इन बेटर पोजीशन टू अवॉइड टैक्स, लीव द सेलर विद लार्जर पार्ट इफ डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर डिमांड इनइलास्टिक है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। डिमांड इनइलास्टिक का मतलब क्या है, इसको रटो मत, इसको समझो कि डिमांड इनइलास्टिक है मतलब आपकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ भी गए तो भी आप उस चीज को परचेज करोगे। क्यों करोगे, कि या तो वो आपकी बेसिक नेसेसिटी में आ गया कि आप परचेज करोगे ही करोगे, और जब आप परचेज करोगे ही करोगे तो आप जो है आपको बियर करना पड़ेगा बर्डन। तो लार्जर बियर बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा, बायर को। यही सिंपल, बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा, बायर को ही ये बर्डन बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो सामान खरीदना ही है, जो वो टैक्स देके खरीदे चाहे कैसे खरीदे। ठीक है, और अगर सप्लाई आपकी इनइलास्टिक है, और अगर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक है तो मतलब उस पर्सन को तो किसके ऊपर बर्डन जाएगा, सप्लायर के ऊपर जाएगा। ऐसे सबने रट रखा है, पता है मुझे कि अगर सप्लाई इलास्टिक है तो बायर विल बियर ग्रेटर बर्डन,
ये सब सब स्टूडेंट्स को ये रटी चीज होती है, क्योंकि सबने ये चीज को बस रट लिया। रटने की बजाय अगर आप इसको समझोगे ना तो ये चीज बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। रटो मत, सबको सब रटा हुआ याद नहीं रख सकते जितना आप समझा हुआ याद रख सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब आप उस चीज को परचेज करोगे ही करोगे, तो बायर के पास बर्डन जाएगा ही जाएगा। और अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपको पता है कि प्राइस के इंक्रीज होते ही आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे, तो फिर किसके पास बर्डन जाएगा? सेलर के पास जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट किसका होगा? सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया कि लीव द सेलर विद लार्जर पार्ट इफ डिमांड इज इन इलास्टिक। नहीं, लीव द बायर विद लार्जर पार्ट, उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी, अ यूनिट टैक्स एंटर थ्रू अ पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई शेड्यूल, ये तो हमने फर्स्ट में देख लिया। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, इज नॉट ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मेजर है ऑफ ग्रोस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट क्या बताता है? ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बताता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि टोटल रिसोर्स गैप कितना आ रहा है जो गवर्नमेंट को जरूरत है कि उसको फाइनेंस करना पड़ेगा बोरोइंग से, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग करे चाहे वो एक्सटर्नल बोरोइंग करे। ठीक है, तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल डिस्बर्समेंट माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रिपेमेंट्स ऑफ लोन माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, या फिर ये किसको बताता है? आपकी टोटल बोरोइंग को। तो रिवेन्यू डेफिसिट प्लस आपका कैपिटल आउटप्ले प्लस आपकी नेट लैंडिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्लियर है? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सोशल गुड्स? सोशल गुड्स के केस में आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ओके, नाउ पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इन नेचर। हमें पता है कि पब्लिक गुड्स आपके नॉन राइवल होते हैं नेचर में। ठीक है, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल होते हैं। अभी हमने देखा है डिफेंस, नेशनल डिफेंस का एग्जांपल, स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स नीड अ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ बजट डेटर्मिनेशन, बिकॉज पब्लिक गुड्स आपके नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट फेल है उसे एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। तो आपको एक कलेक्टिव पॉलिटिकल मैकेनिज्म चाहिए, आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल एडिशन, इंडिविजुअल सूडो डिमांड लाइंस। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि पब्लिक गुड्स, सोशल गुड्स आपके वर्टिकल सबमिशन की बात करता है, हॉरिजॉन्टल आपकी होती है प्राइवेट गुड्स के केस में। ध्यान रखना है ये चीज, प्राइवेट के केस में। तो पब्लिक गुड्स रिक्वायर वर्टिकल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि हर कोई कंज्यूम कर रहा है सेम क्वांटिटी, तो उनकी विलिंगनेस टू पे ऐड होगी वर्टिकली, हर कोई सेम क्वांटिटी, क्योंकि एक्सक्लूडेबल नहीं है। नेशनल डिफेंस आप जितना यूज कर रहे हो मैं भी उतना ही यूज कर रही हूँ, मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं हो रहा है या आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? गलत हो गया। सोशल गुड्स के केस में कैसा सबमिशन होता है? वर्टिकल होता है। अमंग प्योरली प्राइवेट एंड प्योरली सोशल गुड्स एक मिक्स्ड केस होता है जो जनरेट करता है बेनिफिट और कॉस्ट एक्सटर्नलिटी। बिल्कुल, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाजी पब्लिक गुड्स या मैरिट डिमेरिट गुड्स कहते हैं। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करता है हेल्थ केयर, और आपकी पॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करता है। तो एक मिक्स केस होता है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स विल नॉट बिड फॉर सोशल गुड्स बट विल एक्ट एज अ फ्री राइडर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसा नहीं देंगे उसके लिए, लेकिन फ्री राइडर की तरह एक्ट सबको करना है, चाहिए सबको। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है इंडिविजुअल्स के पास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं? बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन है क्या? क्या yes, moving toward yes. Which of the following strategies adopted by union government to prioritize state spending on capex, capital expenditure पे state जो spend कर रही है
बताना है गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। इंसेंटिवाइजिंग फॉर हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंसेंटिवाइजिंग फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन एंड एनहेंस बोरोइंग सीलिंग, इंसेंटिवाइजिंग फॉर हायर इंटरेस्ट पेमेंट, या इंसेंटिवाइजिंग फॉर लार्ज स्पेंडिंग ऑन टैक्स। देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज स्टेट स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स, की गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे जिससे यूनियन गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे जिससे वो स्टेट्स की स्पेंडिंग जो है कैपेक्स पे वो प्रायोरिटी पे ला सके। तो देखो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपेक्स का मतलब हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो स्टेट्स के द्वारा, तो यूनियन गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्ट्रेटेजी, कुछ इंसेंटिव, कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी ये लोग क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है एक 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगी, 50 ईयर्स तक इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को देगी, एक्सक्लूसिवली किसके लिए, अगर वो कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कंडीशनल बोरोइंग एनहेंसमेंट है कि स्टेट को अलाउड है कि वो एडिशनल बोरोइंग कर सकता है, बियॉन्ड आपकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की लिमिट है, उससे बियॉन्ड वो कर सकता है एडिशनल बोरोइंग, अगर उसको कोई स्पेसिफिक कैपेक्स का टारगेट अचीव करना है, स्पेसिफिक कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, एसर्ट क्रिएशन हो किसी स्टेट में उसके लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी इसलिए किया जाता है, इमीडिएट प्रेशर ना आ जाए उनके ऊपर कि भाई बहुत सारा पैसा लोन लेके उन्होंने कर दिया, तो इमीडिएट प्रेशर ना आने की वजह से यूनियन गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिवाइज करता है। ठीक है, तो इंसेंटिवाइज फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एनहेंस बोरोइंग सीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपोनेंट विच डिस्टिंग्विश प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। तो सीधी सी बात है, फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, या फिर हम सिंपल बोरोइंग कह सकते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट हमारा कैसे आता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट से, तो इंटरेस्ट पेमेंट है इसका सही आंसर। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यस मैचअप करना है आपको, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, मोरल हैजार्ड प्रॉब्लम है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स है। ठीक है, तो हम इसको सही मैच करेंगे और देखेंगे कि किसका आंसर सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन डिजायर, इसकी वजह से ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में वो अभी पूल वाला एग्जांपल था ना, फिशिंग वाला, कि रिसोर्सेज को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, क्योंकि फ्री का मिल रहा है ना, तो रिसोर्सेज को डिजायरेबल से भी ज्यादा आप उसे यूज कर रहे हो। वन एक्शंस आर अनऑब्जर्व्ड बट इट कैन इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ पेमेंट, उनके एक्शंस तो अनऑब्जर्व है लेकिन ये हमारी पेमेंट को इफेक्ट आ सकते हैं, ये मोरल हैजार्ड एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पे। An individual pursue his or own goal than the goal of employer, employer का गोल छोड़ के अपना गोल जो है वो पूरा कर रहा है, तो वो कौन कर सकता है, प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम में होगा। नेक्स्ट क्या है, सेलर्स हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी देन बायर, सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो ये किसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स की। सेलर, बेचने वाले के पास ज्यादा पता है ना उसकी क्वालिटी के बारे में, और खरीदने वाले को नहीं पता। सेकेंड हैंड कार मार्केट में चले जो नहीं पता उसे कि क्या है, बेचने वाले को पता है एक्चुअल उसकी सिचुएशंस क्या है। तो सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, इसको मैच कर लेंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, पॉलिसी मेकर इसे कंट्रोल करेंगे, डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम कहते ही हैं ऑटोनोमस, वो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के थोड़ी ना हो रहा है, वो तो किया जा रहा है, प्लान्ड स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, इसे कोई गवर्नमेंट का ये तो नहीं है कि जितना कमाएंगे भाई हमें कोई प्रॉफिट होगा तब हम एक्सपेंडिचर करेंगे, नहीं, बिल्कुल सही है। पॉलिसी मेकर इसे कंट्रोल करेंगे क्योंकि फिस्कल पॉलिसी डिफाइन करेगी आपकी कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। और नेक्स्ट क्या है, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल अनलाइक कंजम्पशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंडिपेंडेंट है हमारी, हम कहते हैं ना कि इनकम बढ़ेगी तो हम अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो सरकार ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, नहीं, तो डायरेक्टली हमारी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड, मतलब इनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, रिवेन्यू, जो भी इनका रिवेन्यू अर्न करेंगे ये, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
A toll tax is a tax on those citizens who use toll roads. This policy can be viewed as an application of. Important क्वेश्चन है, 2-3 बार जो है डायरेक्ट यही पूछा गया है. बेनिफिट प्रिंसिपल, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी और टैक्स की प्रोग्रेसिविटी, ये तीनों बता ही चुके हैं अभी. तो बेनिफिट प्रिंसिपल है इसका आंसर. ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि टैक्स जो है लेवी होना चाहिए जिनको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज से जो बेनिफिट उठा रहे हैं उनके ऊपर क्या लगाओ, टैक्स लगाओ. ठीक है. इन प्रोपोर्शन ऑफ द बेनिफिट दे रिसीव, जिस प्रोपोर्शन में उनको बेनिफिट रिसीव हुआ है उसी प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा, उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. तो टोल जो हम देते हैं, टोल टैक्स जो देते हैं रोड्स पे, वो डायरेक्टली बेनिफिट करता है क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल इक्विटी मतलब टैक्स ट्रीट इक्वल्स इक्वली. हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब क्या है, ट्रीट इक्वल्स इक्वली. ठीक है. और वर्टिकल इक्विटी क्या है, टैक्सेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे. जो ज्यादा पे कर सकता है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा. और टैक्स प्रोग्रेसिविटी का मतलब क्या है, टैक्स रेट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम. क्लियर है. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी है इंडिया में. तो देखो, दांडेडकर एंड रथ है, हमने अभी करी. ओपी चोपड़ा पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है. और अगर हम पीडी ओझा की बात करें तो ओझा रिलेटेड है. मिन्हास भी रिलेटेड है. रंगनेकर एस्टिमेट्स ये रिलेटेड नहीं है. ये भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये हमारे क्या है, बिल्कुल सही है. ध्यान रखेंगे इसको भी. नाउ यहाँ पे कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी लिखा है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप 1938, सुभाष चंद्र बोस विद जवाहरलाल नेहरू. अलग कमेटी लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन, दांडेडकर एंड रथ, ओझा, मिन्हास, वर्धान, आहलूवालिया. ये भी मैंने आपको शेयर कर रखी है शायद टेलीग्राम पे. इसकी इमेज भी टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, कोई पैसे नहीं लग रहे उसमें मैं इंपॉर्टेंट जो भी मेरे को लगता है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैं शेयर करती रहती हूँ. कभी भी ये नहीं देखती कि इस टाइम पे करूँ या उस टाइम पे करूँ, मैं कर देती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ ये चीज मेरी आंखों के सामने आ गई और ये इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचअप से रिलेटेड. देखो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पहले भी आया था फिर आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किससे रिलेटेड है, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस से. फंक्शनल फाइनेंस किससे रिलेटेड है, केन्स एंड लर्नर से. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, वैगनार से. एलोकेटिव स्टेबलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टेट किसका है, मस्ग्रेव का. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. ये जितने भी मैचअप के क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पब्लिक इकोनॉमिक्स में रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप हो गया था आपके एग्जाम में, लेकिन ये बजट की सीक्वेंस भी मैंने आपको एग्जाम में वो टेलीग्राम पे शेयर की थी. इसका आंसर भी आप ही बताएंगे. इसका आंसर आप बताएंगे एप्रोप्रिएशन बिल, जर्नल डिस्कशन, फाइनेंस बिल, प्रेजेंटेशन, वोटिंग द डिमांड. क्या आएगा सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, आप डिस्कशन करोगे, फिर ग्रांट की डिमांड करोगे, फिर एप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल. ठीक है, आंसर बताएंगे. इसका सही आंसर क्या होगा लिखेंगे एक बार बजट की सीक्वेंस तो आपको याद भी रहेगा. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बतानी है किस क्रोनोलॉजी में ये इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में. सर्विस टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, स्टेट वेट, इनकम टैक्स और जीएसटी. जीएसटी सबको पता है सबसे बाद में हुआ था 2017 में. सबसे पुराना जो आएगा वो आएगा आपका इनकम टैक्स 1860s के अराउंड. फिर आपका आएगा सर्विस टैक्स कब आया था, 1994 के अराउंड. एक्सपेंडिचर टैक्स आपका आया था 1957 के अराउंड. और स्टेट वेट था आपका 2005. सबसे पुराना आपका आएगा इनकम टैक्स. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए. यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हटा दो. फिर इनकम टैक्स के बाद है आपका ये एक्सपेंडिचर टैक्स, डी और बी, डी बी. ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद आना चाहिए आपका सर्विस टैक्स, ए. तो ये हट गया. तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आज के लास्ट क्वेश्चन पे. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे. A rising ratio of interest payment to GNP impose करता है एक burden because taxation is needed to finance the interest payment and impose a deadweight loss. अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं. ठीक है, अगर आप जीएनपी जितना भी है अगर उसका इंटरेस्ट पेमेंट का रेशियो बढ़ता रहेगा, मतलब आपने 10 रुपए कमाए, 8 रुपए आपको क्या करने पड़ गए, इंटरेस्ट में ही देने पड़ गए. तो ये 8 रुपए जो इंटरेस्ट के अब देने पड़ेंगे सरकार लोगों को देगी, वो कहाँ से देगी, वो टैक्स लगाएगी.
ठीक है, डेड वेट लॉस इंपोज होगा। नेक्स्ट क्या है, राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द बजट टेंड्स टू क्राउड आउट अदर पब्लिक प्रोग्राम्स। ये बात बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना ही लार्जर शेयर ऑफ बजट, सिर्फ जितना आप कमाओगे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा एक सरकार का, वो आधे से ज्यादा तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाएगा, है ना। और बाकी जितने भी अदर प्रोग्राम्स हैं, आपको हेल्थ पे खर्च करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, आपको एजुकेशन पे खर्च करना है, वो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो राइजिंग रेट होगा इंटरेस्ट पेमेंट का तो वो क्राउड आउट करेगा। बाकी पब्लिक, क्राउड आउट का मतलब है कि बाकी जो पब्लिक के प्रोग्राम्स, जो बाकी खर्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ पब्लिक इकोनॉमिक्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं, और आप एक बार मैराथन जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। जीएसटी रिफॉर्म्स जो है, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो है आपके दे रखे हैं, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करके हैं, वो आप कर लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो करवाती जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।